MSc in Physics, MSc in Chemistry, MSc in Mathematics, MSc in Zoology, MSc in Biophysics, MSc in Anthropology, MSc in Botany, Master of Social Work, MSc in Computer Science, Master of Vocational, Bachelor of Computer Science, Bachelor of Applied Physics, Bachelor of Chemistry, Bachelor of Mathematics, Bachelor of Physics, Bachelor of Zoology, Bachelor of Information Technology और BCA डिग्री के उम्मीदवारों को आग्रह करता हूं कि वे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। महामहिम कुलाधिपति, मैं इन उम्मीदवारों को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप उन्हें मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर ऑफ MSc फिजिक्स, MSc केमिस्ट्री, MSc मैथमेटिक्स, MSc जूलॉजी, MSc बायोफिजिक्स, MSc एंथ्रोपोलॉजी, MSc बॉटनी, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस, MVoc, BSc कंप्यूटर साइंस अप्लाइड फिजिक्स, BSc केमिस्ट्री, BSc मैथमेटिक्स, BSc फिजिक्स, BSc जूलॉजी, BCA IT और BSc IT और BCA की उम्मीदवारों को उपाधि प्रदान किया जाए। असम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मैं एवं मेरे अंतर्निहित अधिकारों के आधार पर मैं आपको संबंधित संगणनात्मक अनुप्रयोग में परास्तात विज्ञान भौतिकी, परास्तात रसायन विज्ञान, परास्तात गणित विज्ञान, परास्तात जीव विज्ञान, परास्तात जैव भौतिकी, परास्तात नर विज्ञान, परास्तात वनस्पति विज्ञान, परास्तात सामाजिक कार्य, परास्तात संगणिक विज्ञान, परास्तात उद्यमिता में, परास्तात संगणक विज्ञान में के स्नातक, अनुप्रयोग भौतिकी में स्नातक, रसायन विज्ञान स्नातक, गणित विज्ञान स्नातक, विज्ञान भौतिकी स्नातक, जीव विज्ञान स्नातक, सूचना प्रौद्योगिकी विज्ञान स्नातक एवं संगणक अनुप्रयोग के स्नातक की उपाधि की स्वीकृत करता हूँ तथा मैं आप में से प्रत्येक को आजीवन इस उपाधि के योग्य होने की घोषणा करता हूँ। कुलाधिपति के रूप में मैं एवं मेरे अंतर्निहित अधिकारों के आधार पर मैं अनुपस्थित उम्मीदवारों की उनकी संबंधित सूचीबद्ध उपाधियों को स्वीकृत करता हूं और उनके पश्चात कुल सचिव को उन्हें उनकी उपाधि के साथ प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत करता हूं तथा मैं उनमें से प्रत्येक को आजीवन इस उपाधि के योग्य होने की घोषणा करता हूं। माननीय कुलपति अब महामहिम स्नातकों को प्रबोधन करें। मैं सभी स्नातकों को अनुरोध करता हूं कि वो प्रबोधन के लिए खड़े हो जाएं। प्लीज स्टैंड अप, ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल ग्रेजुएट्स। महामहिम कुलाधिपति, मैं प्रार्थना करता हूं कि वे आशीष स्वरूप स्नातकों का प्रबोधन करें। सत्य बोले, सभी के प्रति सदाचार और सहिष्णु बने, दूसरों को क्या कहना उसकी ध्यानपूर्वक श्रवण करें, अपने स्वयं और समाज की भलाई के लिए अपना समय और ऊर्जा समर्पित करें। अगर आपके चारों ओर दुखी मनुष्य है और दुख में रहते हैं तो आप खुश नहीं हो सकते। अपने आप अवसर आने की प्रतीक्षा न करें, इसके बजाय आप अवसरों का सृजन करें। समय ही जीवन है, एक पल मत नष्ट करें। अपने गुरुओं, पिता, माता पिता एवं शिक्षकों की कभी उपेक्षा तथा निरादर न करें। जीवन में कभी निराश न हो, आपकी सफलता निश्चित है। अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करें और अपने भीतर के अंतर मन को अपने लक्ष्य के लिए आदेश करें। Candidates, please resume your seats. अब कुलपति महोदय देने के लिए आपको सम्मान सहित अनुरोध करता हूं। स्वर्णपदक उम्मीदवार है स्नेहा पाल, बैचलर ऑफ फार्मेसी।
Shweta Datta, Shweta Datta, Bachelor of Technology. Devangana Sharma, Devangana Sharma, Devangana Sharma, Bachelor of Computer Applications. W. Zeshan Sinha, Master of Technology. Jason Sinha, Master of Technology. Montu Saha, Master of Vocational. Nomi Begum, Master of Science. Boisali Dev, Master of Computer Applications. Ankita Borthakur, Master of Computer Applications. सम्मानीय अतिथि, मैं पाठ्यक्रम में प्रथम स्थान पाने वाले उम्मीदवार को उत्कृष्ट प्रमाण पत्र देने के लिए आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं। उम्मीदवार है स्नेहा पाल, Bachelor of Pharmacy. Smriti Rekha Kaur, Bachelor of Technology. Srita Datta, Bachelor of Technology. Pijus Bhuya, Bachelor of Technology. Nani Ankha, Bachelor of Technology. Zintu Kakoti, Bachelor of Technology. Bitupan Saharia, Bachelor of Technology. Shobhamoy Das, Bachelor of Technology, Instrumentation Engineering. Manas Pratim Das, Bachelor of Technology, Mechanical Engineering. Devangana Sharma, Bachelor of Computer Applications. Debabrata Dath, Master of Pharmacy, Pharmaceutical Chemistry. Nayonika Neok, Master of Pharmacy, Pharmacology. Mrinmoy Datta, Master of Technology, Civil Engineering, Design of Civil Engineering Structures. Shinmoy Sharma,
Master of Technology, Civil Engineering, Geotechnical Engineering. Pratiksha Joy Chaudhary, Master of Technology, Civil Engineering, Water Resource Engineering. Dixita Gogoi, Master of Technology, Electrical Engineering, Instrumentation and Control Engineering. Kausik Kalita, Master of Technology, Electronics and Communication Engineering. Srivasri Sharma, Master of Technology, Mechanical Engineering. Parthapratim Bora, Master of Technology, Thermal and Fluid Engineering. W. Jason Sinha, Master of Technology, Energy Engineering. Montu Saha, Master of Vocational, Food Processing and Quality Management. Bishwadip Biswas, Master of Science, Chemistry. Nomi Begum, Master of Science, Mathematics. Sivabrat Deka, Master of Science, Zoology. Manas Pratim Kolita, Master of Science, Computer Science. Boisali Dev, Master of Computer Applications. Ankita Borthakur, Master of Computer Applications. University, Guwahati. He is a former director of the Indian Institute of Tropical Meteorology and a former chair professor at the Indian Institute of Science Education and Research. Professor Goswami is renowned for his research on the Indian monsoon dynamics. He is an elected fellow of the Indian National Science Academy, Indian Academy Swaroop Bhatnagar Prize for Science and Technology in 1995 for his contributions to Earth, atmosphere, ocean and planetary sciences. He has been recognized by the Ministry of Earth Sciences with a National Award in Atmospheric Science and Technology in 2014. अब कुलपति महोदय दीक्षांत समारोह को संबोधित करने के लिए सम्मानीय अतिथि से अनुरोध कर सकते हैं. The members of the court, distinguished guests, faculty and students, and ladies and gentlemen. It is indeed a great
honor and privilege for me to be talking to you on this very auspicious occasion of third convocation of ASTU. On this occasion, I'm told that I have about 8 minutes, so I'll be very brief. And first, let me take this opportunity to congratulate all of you and express my best wishes on this very important occasion in your life where you completed the higher education degree and getting ready to face the world and be successful in the world. So I wish you all the success. Of course, with this training in the science and technology, I hope that, and the people will be expecting you to contribute to the society in a way that we need science and technology innovation. And we are looking for that. And the society and the country is today facing a lot of challenges in terms of climate change and sustainable development, and even the artificial intelligence is causing a great concern in this sort of existential crisis for us. And so there are a lot of challenges that we are facing. And as a student of science and technology, and with your training, we will be looking forward to you to contribute to science and technology innovations that will help solve this problem. So people will have expectations on you. So you will have to rise up to those expectations and contribute to the societies. I am certain that ASTU who has given you this foundation for getting ready for this challenge, will give you the support and mentoring to succeed in this endeavor. ASTU, of course, is one of the probably has being the first the science and technology university in this region, fills up a very important gap in our higher education system and has a very important role to play in this endeavor. I suppose, again with this, as a result, actually, ASTU has a responsibility. There are expectations from the society and also responsibility that comes with this. And they will be expecting that ASTU should not only be able to give you degrees, but prepare you with the kind of training that is required to succeed in life. So you have to build the foundation of it's a real foundation for facing the challenges that you will face in the life. So, and also we expect that, that not only give this foundation, but universities and university or higher education system, it should also provide or inspire the students to continue to do science and technology innovation that is required. I think that is generally many of our education system doesn't really inspire the students to go for technology innovation, science and technology innovation, or any other field. So I think this is one responsibility that ASTU will be expected to fulfill. But talking about science and technology innovation, I think this is over the last 100 years, we have seen tremendous revolutions in science and technology innovations. And I think this is something that we have been part of this revolution, especially my generation has been just part of this. We have, about the last 100 years, we have seen so much thing changing. For example, the industrial revolution has gone over to information technology revolution, and now we are talking about artificial intelligence revolution. Artificial intelligence is still in the early stages, but the development is taking so fast that it is somehow scary. So, so this revolution has actually, as a part of this, actually, I have been a part of this revolution also in the sense that in the weather and climate prediction is also gone through a revolution over the last 50 years. And fortunately, we have been part of that, and that revolution has actually created today very useful forecast, even as you have seen in the recent cyclones and others. So this forecast, we have been part of that, and we are very happy that this is actually really exciting. But this exciting revolution, I'll give you a couple of examples how this revolution has changed the science fiction of yesterday to reality of today. I'll give you two examples. One is,
is this, you remember, I think probably you don't remember, when I was your age, we had this science fiction movie, 2001, Space Odyssey. It was written by Arthur Clarke. And he imagined those days that one day computer will take over decision making. And that movie, the computer actually took over the spaceship. And of course there is a drama, and of course human finally overcome that. But the computer took over this decision making. So that means at that time, 1968, he imagined that artificial intelligence will take over. And today it is actually happening. Exactly that is happening today. Artificial intelligence today is actually like ChatGPT and related generative AIs are actually making independent decisions. And they will be very soon be able to imitate people. And in fact, this is what is going to be very, very, very significant development. But it is also scary because it could be very dangerous. And so, in fact, people have actually imagined that in the coming years, we have become so much dependent on science and technology and humans will probably intermix in such a way that we will lose our own identity. Because I have actually read a new, I don't know if some of you might have read a new book by Dan Brown called Origin. And here he imagines that the science and technology and human will become so integrated that humans will lose identity. It will become a new species. And that is probably going to happen. Because today we are so much dependent on this technology. And we cannot have life without technology. So these are issues that I think there are a lot of good things about it, but there is also a lot of danger, and we have to be prepared for that. And science and technology innovations will be required to overcome this challenge. So, in fact, these revolutions have done a lot of things over the last science and technology revolutions have helped produce jobs and produce food. For example, over the last 100 years, population has grown 4 times, quadrupled. And the economy has grown to $100 trillion, our global economy. So therefore, and the longevity of the people have increased. So all this is actually, while longevity has increased, we have been able to feed the people. And that, the technology, science and technology revolution itself has helped this. Otherwise, we would have decreased our population, but that's not happening. This has actually have grown too fast. And so, it has done great things. But the other example that I want to give you is that, for example, you have seen Star Wars movies, right? In the movies, you will see everything is flying and taking off vertically and going from here to other places. But today, almost that is going to happen in the next 10 years or so. Because today we see with the drone technology that is already developed, so much you have seen in the Ukraine and Russia war, and space technology going to private. I think in the next few years, we'll see car-sized drones taking you vertically, taking off from here and going avoiding all the traffic in the world. So I think this is going to happen. So this science fiction has become reality. And so this great revolution has come at a great cost, and that cost is our climate change. The great revolution of this industrial revolution and all these revolutions that have taken place are very highly energy intensive. So they have used a lot of energy, lot of electricity. And that energy has come from cheap fossil fuels. And this fossil fuel use over the last 100 years has put up so much of carbon dioxide in the atmosphere, and now we cannot simply remove it. And currently, so we have reached a sort of climate crisis, and which we have not taken enough action to stop or reverse it. And in fact, at this point of time, it is almost certain that by the end of the century, the global mean temperature will increase more than 2 degrees. But people have not realized how serious that is. I think we have to understand that is very, very serious, because
what is going to happen is that once you cross this 2 degree sort of the global mean temperature going beyond 2 degrees, it will be very difficult. No matter what you do, we won't be able to bring it back. There will be something called the runaway greenhouse effect, and that will make the temperature increase further and further, and maybe go up to about 8 to 10 degrees above the pre-industrial level. And that means then the human will not be able to live at that point. Of course, much before that, there will be, because why we could not be regular at that temperature? Because whatever normally you see, our body temperature is about 35 degrees, and our internal temperature is 37 degrees, right? Now, when the temperature becomes too high, what you call the dew point temperature becomes more than 35 degrees. If the dew point becomes more than 35 degrees, you cannot lose any heat from body. And when you cannot lose the heat from body, then internal temperature will go up and up. You will be always living in a state of high fever. And so it will not be able to live that. It is going to happen if we don't do anything. But almost I think we have reached that point, and unless we do very, very drastic things, it is going to happen. So we need a lot of science and technology innovations, very fast, very for green energy. And that science and technology innovation, it is this new generation. Unfortunately, we, the older generation, have created the problem, but putting the responsibility on you, the new generation, to solve it. It's unfortunate, but this is what is going to happen. And of course, the coming generation will blame us definitely, I think, that for doing this. So a lot of innovations are required, but that innovation requires a lot of investments and the government support. And that, unfortunately, is not happening. Even globally, when you see that over the last, from 2012, the green innovations around the globe is decreasing. And even today, a lot of countries are supporting use of fossil fuel. Like America is undercutting the price of fossil fuel to the tune of $600 billion a year. And that is, outrageous. If we put that money into the innovations, I think we would have solved a lot of green innovations, we would have solved a lot of problems. So anyway, the science and technology, the revolutions have done great things, but today, going forward, we have to think about a different type of innovations, which will stop this problem and reverse it. So therefore, a different type of thinking is required. So science and technology innovations, direction of science and technology innovations have to change. And this is something the new generations have to do. So I think this is so other thing that I was going to talk about is basically the challenges that the education system itself is going to face as a result of the science and technology revolution, especially the artificial intelligence. The Vice Chancellor mentioned about that, and I'd like to just talk about it because the ChatGPT and others now are going to replace many of the humans doing human job, like teachers, for example. I think in the coming years, teachers are going to be replaced by some artificial intelligence. And very soon, not very far, very far in the future. That is a big challenge for education system. But I think we must resist it and change and put laws and regulations in place that cannot be done, should not be done. Because then there is a lot of danger about that. But this artificial intelligence also has a lot of beneficial effect, like ChatGPT itself, right? For example, we have to make use of the beneficial effects for empowering the students and the youngsters to do better jobs or even do, sort of innovations of different types. So you can upskill yourself by doing very different new things with using this artificial intelligence thing. You can come up with new ideas for startups and projects and things like that. And so it has a lot of benefits. But that can be a part of an education system, it's a curriculum, so that we can have projects using these in your coursework so that you become much more able to face the new world. So I think these are the things that
But I think largely what I would like to conclude by saying that recently I heard the Honorable Chief Minister of Assam announced that we want to make the Northeast as a education hub of the country. And I think that is a great vision. And I feel that I'd go even a little further and say that we should dream to make Northeast as a not only education hub, but education and science and technology innovation hub. No. But I think, and with the dynamic Chief Minister of Assam, I think we can do this. But we have a lot of challenges. One of the big challenges in this region is that we don't have that ecosystem that we need to really achieve this. That ecosystem is, for example, why Bangalore is a science and technology hub, innovation hub. That is because there is institutions like Indian Institute of Science, which has for over the last 100 years have created basic research. That basic research has germinated ideas. This germination of these ideas has been taken up by technology institutions like IITs and all that. And then we have become all these IT revolutions and other things, and many other things. So what we need is a system where there is very strong basic research organizations which will create the new ideas, and those ideas has to be translated to technology institutions like ASTU and others. IIT being in Guwahati is an important part, and I think IIT Guwahati is a good model for how it can be done. Unfortunately, our university system here, and none of the universities, even the central government, central universities, none of them are top 10 in the country. Why is that? It's something we have to address. How we can bring up those universities to that level, and then we will have that ecosystem system that is required. So this also is an important part, but I think there is a lot of potential. The students here are very bright, I have known, but the students do not want to take risk. Like, you don't want to come to science and technology innovation. When you start doing a startup or something, always there will be a risk, right? But most of the students here, our region, I have found, they don't want to take that risk. We have to change that. We have to give them the environment where they can take that risk. They can give them and facilitate them. So institutions like ASTU should create an environment where they can mentor some of the incubation centers and give them the opportunity to try out their ideas. So this is the type of environment we have to create. That science and technology innovation environment has to be created by this ecosystem of education and research. And I think it is possible, but if the Chief Minister of Assam is a very dynamic person, I think he can do it. So I'm hopeful that in the coming years, we will be able to achieve some of that. With that, I will thank you very much for giving me this opportunity, and hope you all the best. Thank you. Special guest, Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma, regrets his inability to be in our midst today due to some unforeseen official exigencies. माननीय कुलपति अब महामहिम कुलाधिपति से दीक्षांत समारोह को संबोधित करने का अनुरोध कर सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय के इस तृतीय दीक्षांत के समय मंच पर उपस्थित जिनको मैंने अभी सुना है, अधिकृत रूप से बोलने का अधिकार तो उन्हीं का है जो विषय की गहराई तक जानते हैं और जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन
सीखना और सिखाने का प्रयत्न किया। सबसे ज़्यादा उनका बहुत बहुत आभार कि आप हमारे विश्वविद्यालय में इस कन्वोकेशन में आप पधारे, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। प्रतित अंतरिक्ष या विज्ञान शास्त्री मैंने भी पढ़ा तो मैंने सोचा कि मैं पहली बार इतनी डिग्रियां किसी के साथ एक साथ देख रहा हूँ। जलवायु विज्ञान शास्त्री, अभी आपने बच्चों को जो चैलेंजेज आ रहे हैं उसके बारे में ही बताया। एवं भारतीय उष्णकटिबंधीय अंतरिक्ष संस्थान पुणे के पूर्व निदेशक प्रोफेसर भूपेंद्र नाथ जी गोस्वामी, आपको मैंने कॉटन विश्वविद्यालय में भी सुना था और आज भी आपको सुना है। मैं सोचता हूँ आपके इस ज्ञान का उपयोग हमारे विद्यार्थी उठा करके ज़िंदगी में कुछ करने का संकल्प लेंगे, ऐसा विश्वास दिलाता हूँ। हमारे कुलपति प्रोफेसर नरेंद्र एस चौधरी जी, विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर देवज्योति गोस्वामी जी, विश्वविद्यालय के कार्यकारी परिषद के शैक्षिक परिषद के सम्मानित सदस्यगण, अभी उपस्थित सभी शिक्षक बंधुओं, सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आज आप और मैं सब मिलकर के उन बच्चों को जिन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, एक बार सामूहिक ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। ये अभिनंदन केवल उन बच्चों का नहीं हो रहा है, अगली बार ये अभिनंदन आपका हो, इसके लिए हमने सामूहिक ताली बजाई है। इसी तरह से जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है उनके लिए भी एक बार आप सब मिलकर के उनका अभिनंदन करें। और आज हमने जिनको डिग्रियां उपलब्ध कराई है उनका भी बहुत बहुत सम्मान करते हुए ताली बजाएं। सच में आज अगर कोई अभिनंदन करने योग्य है तो ये गुरुजन हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को तैयार किया कि आज आप और हम उस दीक्षांत समारोह में उन बच्चों का सम्मान कर सकें। तो एक बार सब उन गुरुओं के प्रति भी अपनी ओर से बहुत बहुत सम्मान, स्वागत। आज वास्तव में मैं उन अभिभावकों का सम्मान करना चाहता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को इस दिशा की ओर आगे बढ़ाने के लिए जीवन में पता नहीं कहाँ कहाँ कितने कष्ट भुगते होंगे, लेकिन अपने बच्चों को इस ऊंचाई तक लाने के लिए जो उन्होंने सहयोग, आशीर्वाद और निरंतर उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जो परिश्रम किया, मैं उन सब अभिभावकों का आप सब की ओर से, आसाम की जनता की ओर से बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, असम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में शरीक होते हुए मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। इस अवसर में अपने सभी स्नातकोत्तर एवं उनके परिजनों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। हमारे लिए दीक्षांत शब्द नया नहीं। देश में गुरुकुल की अपना अध्ययन पूरा करके जब छात्र वहाँ से विदा हो लेते थे तो गुरु उन्हें जीवन की दीक्षा देते थे। उस उपक्रम को दीक्षांत समारोह में कहा जाता था। इसमें छात्रों को किताबी ज्ञान के साथ जीवन के ज्ञान से भी परिचित कराया जाता था। उस समय शिक्षा शब्द के स्थान पर विद्या शब्द का प्रयोग होता था, क्योंकि शिक्षा और विद्या दोनों में आधारभूत अंतर है। शिक्षा का अर्थ है सीखना और विद्या का अर्थ है जीवन को समग्र रूप से जानना। इन दोनों शब्दों को समझने का प्रयास करिए। यानी विद्या ये संपूर्ण व्यक्ति को अपने आप में जानने के लिए क्षमता पैदा करता है। जहाँ कहीं भी उपदेश दिया जाता था वहाँ विद्या शब्द का ही प्रयोग होता था। अतीत में विद्या का उद्देश्य मुख्य रूप से मानवीय गुणों का विकास करना होता था। रोजगार का विषय उनके अंतर्गत ही आता था। उसमें छात्र के शारीरिक बौद्धिक विकास के साथ साथ भावात्मक विकास को भी शामिल किया जाता था। सामाजिक मंगल के लिए जरूरी भी था। यही कारण है कि
हमारे देश में विद्या का स्तर काफ़ी अच्छा था। प्राचीन काल में दुनिया के लोग हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। इसका मतलब हमारा अतीत शिक्षा की दृष्टि से पूर्णतः संपन्न और अपने आप में एक जो विश्वविद्यालय तक्षशिला और नालंदा का जो उदाहरण देते हैं, इस विश्वविद्यालय में भी मैं सोचता हूँ आज हमारे विश्वविद्यालय में जितने साधन उपलब्ध है उतने साधन भी उपलब्ध नहीं थे। फिर भी उस समय के गुरु ने जिस प्रकार की तपस्या करके अपने विद्यार्थियों को तैयार किया, उसके कारण से देश और दुनिया में उनके ज्ञान के प्रसार के कारण से लोग भारत की ओर शिक्षा की ओर मुड़ के देखते थे। ये दुर्भाग्य था कि हमने संघर्ष के काल में अपने अतीत को खो दिया। शिक्षा की दृष्टि से हम काफ़ी कमज़ोर हो गए। लेकिन वास्तव में हमारा अतीत, क्योंकि मंडल मिश्र की पत्नी अगर शास्त्रार्थ में मंडल मिश्र को भी टिका दे, इसका मतलब हमारे यहाँ बालिका शिक्षा का कितना बड़ा जज्बा था उस समय, ये हमारे अतीत को बताता है। और आज मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि जितने भी गोल्ड मेडल दिए उसमें से अधिकांश गोल्ड मेडल बच्चियों ने प्राप्त किया। यह आपके और मेरे लिए सौभाग्य की बात। बहुत बहुत बधाई बेटा। मैं असम के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के आज के इस दीक्षांत समारोह के लिए बधाई देता हूँ। विश्वविद्यालय के तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करने के लिए एक लंबा सफ़र तय किया है। मुझे आशा है कि विश्वविद्यालय प्रतिबद्धता के साथ अपना कार्य जारी रखेगा और रचनात्मक प्रयासों से अपने विद्यार्थियों को समाज की प्रगति के लिए प्रोत्साहित करेगा। प्रिय विद्यार्थी भाइयों, शिक्षा की गुणवत्ता स्नातकों के निर्माण की प्रक्रिया के साथ स्थापित होती है। इसलिए यह विश्वविद्यालय औद्योगिक संस्थानों की उपयोगिता पर आधारित संशोधित पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए अभियांत्रिक, प्रौद्योगिकी और औषधि विज्ञान, वास्तुकला, कला एवं प्रबंधन आदि के महत्वपूर्ण उपयोग क्षेत्रों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए प्रभावी कदम उठा रहा है। मैं शिक्षा के वैश्वीकरण के लिए बदलते परिदृश्य में अभी जिन आपका बार बार जिस पर आग्रह था वो वास्तव में हम सब लोगों के लिए भी एक चुनौती है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ संबंध स्थापित करना समय की मांग है। अच्छी बात है कि विश्वविद्यालय ने इस दिशा में पहले ही ऐसा कदम उठाए हैं जो इस भारतीय तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे लेकर जाएंगे। मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि विश्वविद्यालय वर्तमान में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली के पहल के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा से असमिया भाषा में भी, जैसा आपने कहा कि उनका कैरिकुलम और कोर्स तैयार किया आपने, आपको बहुत बहुत बधाई। और कोशिश करिएगा अगली बार आपका कन्वोकेशन असमिया भाषा में हो ताकि हमारे बच्चों को अपनी भाषा का गर्व और अभिमान महसूस। हमें समझने में दिक्कत आ सकती है, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम हमें अपनी भाषा का अभिमान और उसके प्रति सम्मान हो। विश्वविद्यालय का मुख्य कार्य ज्ञान और कौशल विकास को प्रसार और अनुसंधान, जैसा आपने कहा था कि अनुसंधान और नवाचार यही हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है, जिस और हमें आगे जाना है। भारत का भविष्य हमारे युवाओं के गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान करने की हमारी क्षमता पर निर्भर करता है। आज आप यहाँ उपाधि प्राप्त करने के लिए उपस्थित हैं। आपकी सफलता से मुझे भी प्रसन्नता है। जीविका के स्तर पर ऊपर उठना आज के भौतिक युग की परम आवश्यकता है, पर जीवन का स्तर उपेक्षित हो जाए तो ऐसी शिक्षा को अधूरी शिक्षा ही कहा जाएगा। अगर हमारा सोचने का स्तर ही एक तरह से उपेक्षित हो जाए, मात्र किताब का ज्ञान प्राप्त करना यह धनोपार्जन करना नहीं है, इसका उद्देश्य बहुत बड़ा है। स्वामी विवेकानंद के ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं जो उन्होंने युवाओं से कहे थे। जिस शिक्षा में
हम अपना जीवन निर्माण कर सकें, मनुष्य बन सकें, चरित्र गठन और कर सकें और विचारों का सामंजस्य करें, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। अगर इन गुणों का अभाव है तो वो केवल ज्ञान है, वो वास्तव में शिक्षा नहीं है। यदि तुम इन भावों को पचाकर तदनुरूप जीवन और चरित्र गठित कर सके तो तुम्हारी शिक्षा उस आदमी की अपेक्षा बहुत अधिक है जिसने पूरे के पूरे पुस्तकालय के पुस्तकों को कंठस्थ कर लिया हो। उससे भी वो व्यक्ति का ज्ञान ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिसने इन गुणों को पाला है। प्रिय छात्रों, अपने नवीन व्यावसायिक शिक्षा पूरी कर ली है, इसे रोजगार भी मिल ही जाएगा, पर विचारणीय है कि क्या इसके जीवन का मूल उद्देश्य पूरा हो जाएगा। सर्वांगीण व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी है कि हम व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ जीवन निर्माती, संस्कारदायिनी, हम अपनी माँ को, हमारी माँ दो ही है, एक जन्म देने वाली है और एक पालने वाली है, भारत माता है। इसका अगर ख्याल रहेगा तो हमारी शिक्षा का कोई अर्थ रहेगा। आज ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिस पर निरंतर सीखने और ज्ञान के अनुरूप अपने आप को ढालने की योग्यता विकसित हो। सीखने के साथ ही यह भी जरूर है कि विद्यार्थी चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तत्पर है। जैसा अभी आपके भाषण का मुख्य जो बिंदु था, आने वाली चुनौतियां जो हमारे सामने है उससे हमारा बालक संघर्ष करके उसमें विजय प्राप्त कर सके, तब हम मानेंगे कि वास्तव में हमने इस शिक्षा को समझा है। स्वयं अपने मार्गदर्शक मूल्यों और लक्ष्यों का निर्धारण करें। महर्षि अरविंद का कहना है कि शिक्षक बगिया का वह चतुर माली है जो अपने संस्कारों की सहायता से विद्यार्थियों में मानवीय संस्कृति का सृजन कर राष्ट्रीय चेतना का विकास करता है। शिक्षक विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए ज्ञान, कर्म और भाव संवेदना के क्षेत्र में शिक्षित कर राष्ट्रीय चेतना की भाव भूमि तैयारी करते हैं। राष्ट्रीय चेतना की ऊर्जावान मानसिकता की अवांछनीय सामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण रख सकता है। संसार में मानव और मानवीय मूल्य सर्वोपरि है। हमारा देश सौभाग्यशाली है, यहाँ ऐसी विभूतियाँ विद्यमान रही है जिन्होंने मूल्य के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए समाज और राष्ट्र के हित में अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हैं जिनमें सफलता का श्रेय चरित्र और मूल्यों के लिए जाना जाता है। चाहे वह व्यापार हो, शिक्षा हो, खेल हो, स्वास्थ्य हो, राजनीति हो, चरित्र ही हमारा भाग्य है। ये हमारे उन महापुरुषों और व्यक्तित्व और कृतित्व के परिलक्षित होता है जिन्होंने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती जैसे महापुरुष अब नहीं रहे। उनके चरित्र और व्यक्तित्व से संपूर्ण राष्ट्र प्रभावित होता था। ऐसी स्थिति में पथ प्रदर्शक महापुरुषों की प्रतीक्षा करने के बजाय हमने अपने भविष्य को सजाने संवारने का काम अपने हाथों में लेना पड़ेगा। केवल और केवल उनको बार बार पढ़ कर के बोलने मात्र से उनके प्रति सम्मान नहीं होगा। उनके प्रति सम्मान तो ये होगा कि हम भी उस रास्ते को अपने बलबूते पर तैयार करने की क्षमता पैदा करें, ताकि एक नहीं अनेक विवेकानंद इस देश में फिर से हम बना सकें। ये हमारे लिए सबसे आवश्यक होगा। हमें अपने भविष्य को सजाने संवारने का काम अपने हाथों में लेना होगा। राष्ट्र निर्माण के लिए आज चरित्र निर्माण, सद्भाव और एकता की भावना को सुदृढ़ करने की सर्वाधिक जरूरत है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी उत्तरोत्तर विकास में हमें भौतिक संपन्नता प्रदान की है। हम आज एक विश्व ग्राम ग्लोबल विलेज के वासी हैं। हम एक पृथक द्वीप बनाकर नहीं रह सकते, अकेले में नहीं रह सकते, अब सबके साथ ही रहना। हमें आधुनिकता संस्कृति की नहीं भूलना चाहिए। पुरातन और अभी वर्तमान का समन्वय आज की महती आवश्यकता है। व्यावसायिक पुस्तकों को अध्ययन के दौरान पढ़ लिया सुंदर है, लेकिन अपनी संस्कृति के अमर ग्रंथ भगवत गीता, रामायण आदि को पढ़ने से भी आपको दृष्टि का विस्तार होगा। हमारे मंत्रद्रष्टा ऋषियों ने जीवन में जो अमूल्य सूत्र दिए
उनको पढ़कर आप अपने ज्ञान को एक आध्यात्मिक स्पर्शता देंगे। ज्ञान में तेजस्विता आएगी। भ्रांत धारणा और अंधविश्वास से मुक्ति होने का रास्ता मिलेगा। वैज्ञानिक दृष्टि पैदा होगी और इसी से आपके कार्य को कौशल पैदा होगा। आपने आदत और प्रदत्त कार्य की कौशल पैदा करने की आप देश में सार्वभौमता वैभवशाली बना पाएंगे। भौतिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी मनोभाव मनुष्य बनो, ये हमारी चेतना में रचा बचा रहना चाहिए। योग कर्मस्य कौशलम योगस्य कर्माणि, जीवन श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात कर्म में कौशल ही योग हो। योग में जीवन दृष्टि से कर्म करें, जीवन में संयमित रहें। जो श्रद्धालु है उसे भी ज्ञान मिलता, जो जिनको आवश्यकता है उनको भी ज्ञान मिलता रहे। ज्ञान के ये मंत्र सदैव मनसा वाचा कर्म जीवन में उतारने की कोशिश करें। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि केवल उपदेशों से कुछ नहीं होता। मैंने बहुत अच्छा भाषण दे दिया और आपने सुन लिया, इससे कुछ नहीं होता। हमारे वो भाषण प्रभावी होते हैं, भाषण देने वाले का जीवन बोलता होगा तो उसके शब्दों का भी असर होता है, जिसका केवल शब्दों से किसी को समझाना चाहता है तो नहीं समझ में आता है। हम आचरण से और व्यवहार से बहुत कुछ समझते हैं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि केवल ज्ञान दूर नहीं है, क्रिया भिन्न है। आपने देखा होगा कि जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी एक कविता में शब्द कहे थे, जिसको दोहराना चाहिए। ज्ञान दूर है और क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिले सके, ये विडंबना है जीवन की। अगर हम अपन एक दूसरे के साथ सहयोगी बनकर के काम नहीं कर पाए तो केवल और केवल इस ज्ञान का पिंडरा लेकर के घूमते रहने से मनुष्य जाति का कल्याण नहीं होगा। मैं आज आप बहुत विनम्र भाव से निवेदन करना चाहता हूँ, आप जिस महाविद्यालय में विश्वविद्यालय में पढ़े हो, इस विद्यालय के सारे खर्चे किसने उठाए, किसने बनाई ये बिल्डिंग, किसने दिए सब सामग्री? उस गरीब व्यक्ति ने अपने खून पसीने के पैसे से जो टैक्स राज के खजाने में जमा कराया है, उससे आप और मैं पढ़ कर के इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं और आप सभी बढ़ाने वाले हैं। अगर हम उस जनता के बारे में दिमाग में नहीं रखेंगे कि उसकी चुनौतियों में हम कैसे सहभागी बन कर के उसका जीवन भी हम जैसा बने, हमारा जैसा श्रेष्ठ बने। अभी हमारे पीछे बहुत बड़ी संख्या है, उस संख्या को हमारे बराबर लाने का ये हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि इस विषय पर बार बार चिंतन करें। और मैं स्कूल अध्यापक रहा हूँ, मैं बहुत विद्वान नहीं हूँ, लेकिन अपने जीवन के अनुभव से बता सकता हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सम्मान किसी को मिलता है तो वो शिक्षक को मिलता है, यदि वो शिक्षक है तो। यदि उसने अपने शिक्षक का धर्म निभाया है तो बच्चे उसको मन से प्यार करते हैं। देश का राष्ट्रपति भले बन गया होगा, लेकिन जब उसके सामने उसका शिक्षक आता है तो दौड़ करके उसके चरण छूता है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचाने का अगर किसी का आशीर्वाद मिला तो शिक्षक का मिला है, जिसके कारण से मैं आज यहाँ हूँ। मैं सोचता हूँ इस सम्मानित पद को, और आप विद्यार्थियों से भी निवेदन है दोस्तों, मैं बार बार अपने भाषण में कहता हूँ, आज की ये 19 तारीख है, 12:30 बजी है, ये ज़िंदगी में दोबारा नहीं बजेगी। भगवान को दोबारा ला सकते हो अपनी साधना से और अपनी तपस्या से, लेकिन समय को तुम नहीं ला सकते। और इसलिए कितना कीमती है कि जीवन का एक एक क्षण जा रहा है। अगर इस जीवन के एक एक क्षण का देश और समाज के लिए उपयोग नहीं हुआ तो केवल हम समाज के कर्जदार होकर मर जाएंगे। और समाज का कर्ज लेकर के मरना ये मनुष्यत्व तो नहीं है। मनुष्यत्व है जितना लिया है उससे कई गुना लौटा के जाऊंगा, तब जाकर के। आज भी जिन महापुरुषों को आप और मैं याद करता हूँ, जिनकी जयंतियाँ मनाता हूँ, जिनके बड़े उत्सव होते हैं, उनका देन क्या था? उन्होंने अपने लिए नहीं जिए, वो दुनिया के लिए जिए, मानवता के लिए जिए, है ना, परोपकार के लिए जिए, इसलिए उनकी मान्यता है।
अगर हम जिए और पैकेज के पीछे भाग करके 1 करोड़ मिलेगा, इसलिए 1 करोड़ के पीछे भागे और बूढ़े माँ बाप बापड़े बुढ़ापे में तड़प तड़प के मर गए, क्या फायदा तेरा इस पैकेज का? क्या अर्थ है तेरे इस पैकेज का? जिन माता पिता ने भूखे रहकर तुम्हें और मुझे योग्य बनाया, अगर उसकी बुढ़ापे में सहारा नहीं बन सकते हो, उसकी मददगार नहीं बन सकते हो, तो तुम्हारी शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है। मैं सोचता हूँ भले ही वाइस चांसलर हों, भले ही राज्यपाल हों, लेकिन अगर अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सके, अपने गुरुओं का सम्मान नहीं कर सके, समाज के श्रेष्ठ पुरुषों का आदर नहीं कर सके, समाज जिससे श्रेष्ठ बनेगा उसको मॉडल के रूप में पेश नहीं कर सके, तो हमारा कोई अर्थ नहीं है। तो मैं हर चाहता हूँ, व्यक्ति कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, क्योंकि भगवान इतना दयालु है, एक मशीन का पुर्जा नहीं बदला है। भगवान कृष्ण में भी यही पुर्जे थे जो आप में और मेरे में है, भगवान राम में भी वही पुर्जे हैं जो आप में और मुझे है, लेकिन वो अपने कर्म के द्वारा, भगवान राम ऐसे ही नहीं बना, अगर वनवास नहीं काटता ना और संपूर्ण समाज को उठाने का प्रयत्न नहीं करता और मर्यादा पुरुषोत्तम का काम नहीं करता, तो भगवान राम नहीं बन सकता। ये हम में भी क्षमता है, हम कितना उपयोग करना चाहें ये अपनी अकल पर निर्भर करेगा। हम कैसे इसको प्राप्त करेंगे ये हमें को अपना अपना सोच करके चलना पड़ेगा। तो मैं सोचता हूँ आज जिस डिग्री को लेकर, जिस उपाधि को लेकर आप अपने जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, उस जीवन में प्रवेश करने का सार्थक अर्थ तभी होगा कि जब हमारे जैसे बाकी लोग भी हमारी बराबरी में आकर के अच्छा जीवन और अच्छा देश बना सके, उसको और प्रयत्न करें। ये दीक्षांत समारोह, पहले गुरु जब दीक्षा देता था तो आपसे नहीं पूछता था, गुरु अपनी इच्छा के अनुसार दान मांगता था कि आपको क्या करना है। अब वो स्थिति नहीं है अपनी कि अपन चाहें जो इनसे मांग ले और ये दे दे, लेकिन कम से कम इतना तो कृपा करना कि जिस संस्था में पढ़े उसका मान सम्मान और गौरव सारी जगह जहाँ भी आप रहो वहाँ उसका बना रहे, इतना तो काम आप हमारी गुरु दक्षिणा में दे जाना, ताकि आपके कारण से हमारी ये संस्था का मान सम्मान देश और दुनिया में बने, हमारे गुरुओं का सम्मान बढ़े, संस्था का सम्मान बढ़े और उस देश का सम्मान बढ़े जिसने आपको और मुझे इस योग्य बनाया। इस बात का ध्यान रख कर के करें। एक बार फिर आप सबको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपके माता पिता का बहुत वंदन करता हूँ कि जिन्होंने आपको सब तकलीफें देखते हुए भी यहाँ तक भेज करके शिक्षा को प्राप्त करने के लिए आपको अवसर दिया। आप सब गुरुओं का भी और सभी का मैं बहुत बहुत आभार धन्यवाद करता हूँ। जय भारत। सर्वप्रथम मैं असम विज्ञान और प्रजुक्ति आज के परम आदरणीय अतिथि अंतरिक्ष विज्ञान शास्त्री, जलवायु विज्ञान शास्त्री एवं भारतीय उष्ण कटिबंधकीय अंतरिक्ष संस्थान पुणे के पूर्व निदेशक प्रोफेसर भूपेंद्र नाथ गोस्वामी जी के प्रति अपनी हार्दिक प्रशंसा ज्ञापन करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया एवं विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह के मंच को शोभा बढ़ाई। धन्यवाद श्रीमान। मैं विश्वविद्यालय कोर्ट, विश्वविद्यालय के कार्यकारी परिषद एवं विश्वविद्यालय के शैक्षिक परिषद के सम्मानित सदस्यगणों के दीक्षांत कार्यक्रम में अपनी सहभागिता के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आज हमारे साथ रहने के लिए विज्ञान और प्रजुक्ति विश्वविद्यालय एवं विभिन्न विभागों के प्रमुख और सकाई सदस्यों को मेरे हार्दिक धन्यवाद। मैं सभी गण्यमान्य व्यक्तियों को, मीडिया संवाद माध्यम और हमारे यूनिवर्सिटी के बंधु बांधवों को तथा सबसे धन्यवाद देता चाहता हूँ। श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र समाज के सभी सदस्य सहित यहाँ पर उपस्थित आप सभी को इस आयोजन को भव्य रूप से सफल बनाने के लिए धन्यवाद देता हूँ। जय अहम, वंदे मातरम। राज्यपाल महोदय द्वारा हमें बताया गया कि जीवन के मूल्य
सबसे महत्वपूर्ण है, मैं जीवन के मूल्यों को आधार पर कुछ ग्रंथ हमारे महामहिम को प्रदान करना चाहता हूं और हमारे विशिष्ट अतिथियों को भी। विश्वविद्यालय ने केवल 4 वेद ही नहीं, उपनिषद और अन्य हमारे धर्म ग्रंथ इंक्लूडिंग सनातन धर्म के ऊपर जो छोटी सी पुस्तिका है, वो पुस्तिका हमारे सेकंड ईयर इंजीनियरिंग के करिकुलम में भारतीय मूल्यों के कोर्स में इंक्लूड करी हुई है सिलेबस में। थैंक यू। विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह का समापन करने की घोषणा करें। आसाम प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करता हूं। जय हिंद। आप सभी जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सभी आगंतुकों से विनम्र अनुरोध है कि जब तक अकादमिक शोभ यात्रा दीक्षांत सभागार से बाहर नहीं निकल जाती, तब तक वे अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। अकादमिक शोभ यात्रा निम्नलिखित क्रम में सभागार से निकलेगी। कुल सचिव परिषद के सदस्यों की 2 पंक्ति का नेतृत्व करते हुए, कार्यकारी परिषद के सदस्य 2 पंक्ति में, न्यायालय सदस्य 2 पंक्ति में।